हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम दक्ष ऑनलाइन क्लासेज में। आज का टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र कि मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार से मानव श्वसन लेता है और किस प्रकार से छोड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। देखो, टॉपिक है श्वसन तंत्र, यानी पहले हम श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन मार्ग क्या होता है, कहने जिस मार्ग से होकर गुजरती है या जिस मार्ग से होकर जाती है उसी मार्ग को बोला जाता है श्वसन मार्ग। अब देखो, हम श्वसन में कौन कौन सी गैस लेते हैं। सबको पता है कि श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। नहीं, श्वसन के अंदर हम सारी गैसों का क्या प्रवेश होता है, जो कि वायुमंडल में जितनी भी गैस हैं वो सारी हमारे क्या जाती है, श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं। उसमें नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जितने परसेंट होती हैं, अब हम देखते हैं कितने कितने परसेंट हम ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितने परसेंट हमें नाइट्रोजन गैस का लेते हैं। देखते हैं, आइए। यानी कि अंदर लेना, यानी कि शरीर के अंदर जाना। क्या है, शरीर के अंदर जो वायु जा रही है उसको बोलते हैं हम इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। और जो हम क्या उसको बाहर छोड़ते हैं, किसको बाहर छोड़ते हैं, उसको बोल जाता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब देखो, हम कौन कौन सी गैस लेते हैं। नाइट्रोजन, कौन सी गैस लेते हैं, ये नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है, 78%। तो हम श्वास में भी कितनी परसेंट गैस लेते हैं, 78% नाइट्रोजन गैस लेते हैं। 21% क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कितने लेते हैं, 21% लेते हैं। और अन्य यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब देखो, हम छोड़ते किस प्रकार से हैं। हमारे शरीर के लिए ओनली फॉर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ओनली फॉर ऑक्सीजन गैस की। अब देखो, जैसे ही हम वापस छोड़ते हैं तो हमने जितनी 78% गैस ली थी उतना ही 78% गैस वापस छोड़ दी थी। यानी कि जितनी शरीर में प्रवेश की थी 78%, उतना की उतना 78% शरीर से बाहर वापस निकाल दी गई। देखो, नेक्स्ट है अपना ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को 21% लिया था और अब ऑक्सीजन को 17% ही वापस छोड़ा है। यानी कि लगभग अपने, यानी कि 4% जो गैस है, कौन सी, ऑक्सीजन, उसका शरीर उपयोग कर चुका है। कितने का, 4%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो हमने 0.3% ली थी, वो हमें अब वापस मिली कितनी, 4%। कितनी, 4%। देखो, नाइट्रोजन जितनी ली थी उतनी की उतनी हमने क्या कर दी, वापस कर दी। ऑक्सीजन ली थी 21%, वापस कर दिए 17%। यानी कि 4% कम ऑक्सीजन को वापस कराए। तो उस 4% ऑक्सीजन को किसने लिया है, कहां गई, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। जबकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% भेजी थी और हमें वापस मिली है 4%। तो ये कहां से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं। आपने सबने सुना होगा कि श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमें क्या काम ही ऑक्सीजन होता है, इसलिए बोला जाता है कि कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। देखो, ये ऑक्सीजन 21% थी और ये हमें मिली 17%। इस ऑक्सीजन को कहां गई थी, ये ऑक्सीजन मैंने आपको कल रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, रक्त परिसंचरण पढ़ाया था। और उसमें मैंने बताया था, हृदय की वीडियो में और रक्त परिसंचरण दोनों में बताया था कि जो फेफड़े होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ब्लड को शुद्ध करते हैं। और ब्लड में शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या शुद्ध होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अशुद्ध होती है। ठीक है, तो अब इस 4% के बारे में हम बात करेंगे, कहां गई, कैसे आई। अब इससे पहले हम देखते हैं श्वसन अंग, या कि किस किस से हम श्वसन, जैसे स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं वो श्वसन करते हैं किससे, फेफड़े से। अरे नासिका से नहीं, नाक से नहीं करते श्वसन, ये तो एक मार्ग है जाने का। किससे करते हैं, इसको करते हैं हम किससे, फेफड़े से करते हैं। उसके बाद होता है मेंढक। मेंढक होता है, मेंढक श्वसन कितने प्रकार से करता है, 3 प्रकार से करता है। ठीक है, एक तो होता है जो मेंढक होता है जो भूमि के ऊपर होता है, अपना कहां होता है, भूमि के ऊपर होता है, तो वो श्वसन करता है फेफड़े से। किससे करता है, फेफड़े से। अगर वो भूमि के अंदर गया, छिप रहा है, भूमि के अंदर छिपा हुआ है, तो वो श्वसन करेगा त्वचा से। किससे करता है, त्वचा से। अगर टेडपोल यानी मेंढक के छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपोल। अगर वो टेडपोल है
है तो वो श्वसन करेगा किससे, किससे करता है, गिल्स से, यानी कि कैसे करता है, गलफड़े होते हैं उनसे श्वसन करता है। ठीक है, हमको ध्यान रखना स्तनधारी किससे करता है, फेफड़े से। तो मानव भी क्या है, स्तनधारी है, इसलिए मानव किससे श्वसन करता है, फेफड़े से। अब देखो श्वसन मार्ग क्या होता है, यानी कि श्वसन मार्ग के अंग कौन कौन से हैं, यानी किस किस अंगों से हमारे क्या है श्वसन मार्ग। देखो इसके बाद अब हम देखते हैं ये चित्र दिया है, ये चित्र बताया गया मानव श्वसन तंत्र का। इसके माध्यम से हम देखते हैं कौन कौन से श्वसन अंग हैं हमारे। पहला होता है नासिका, जो हमारी ये नाक होती है इसको बोला जाता है नासिका। और नासिका के बाद यहाँ पर एक कपाट होती है, ये क्या हड्डी होती है, इस हड्डी को बोला जाता है नासिका कपाट। क्या होता है, नासिका कपाट। इस नासिका में देखो यहाँ पर बाल होते हैं, इस बालों का क्या कार्य होते हैं, ये बाल होते हैं जो हमारी वायु के साथ यानी एयर है उसके साथ कोई मिट्टी के कण आए, मिट्टी या धूल के कण आए तो उन मिट्टी धूल के कणों को क्या होता है, रोकने का कार्य करता है। ठीक है, क्या है, बाल। अब इसके बाद जो नासिका कपाट होते हैं, यहाँ पे एक ऊंची सी हड्डी होती है, इस हड्डी को बोला जाता है नासिका कपाट। और इस हड्डी के अंदर हल्का सा एक लचलचा सा पदार्थ होता है, क्या होता है, लचलचा पदार्थ होता है जिसको श्लेष्मा बोला जाता है। ये भी एक, आप जैसे इसमें अंगुली दोगे अंदर तो आपको अंगुली में एक हल्का सा लचलचा सा पदार्थ गीला गीला सा दिखाई देगा, उसे बोला जाता है क्या, देखो उसका क्या कार्य होता है, उस श्लेष्मा का कार्य होता है कि जो हमारे अभी बालों की वजह से कोई अंदर और मिट्टी धुल गई है तो उसको क्या करता है, दीवारों के चिपका लेता है। उसके बाद आता है अपना ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी होता है। और ग्रसनी के बाद वायु जाएगी कहां पर, अपना एयर जाएगी स्वर यंत्र में। किसमें जाएगी, स्वर यंत्र में। एक और ध्यान रखने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वर यंत्र कितनी उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर यंत्र कितनी, 9 उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आता है हमारा ग्रसनी, जो ये खांचे से लग रहे हैं इसको बोला जाता है ग्रसनली, यानी कि क्या बोला जाता है, ग्रास नली, सॉरी श्वसन, वेरी सॉरी, क्या है, श्वसन नली। स्वर यंत्र के बाद जो आता है इसको बोला जाता है श्वसन नली। ये श्वसन नली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें से क्या जाएगा, श्वसन जाएगा। और इसकी ये दीवारें होती हैं, इस दीवारों पर एक लसलसीला पदार्थ पाया जाता है। क्या होता है, लसलसीला पदार्थ पाया जाता है, उसको भी क्या बोला जाता है, श्लेष्मा बोला जाता है। इसके बाद वायु प्रवेश करती है यहाँ से, इधर को ये फेफड़े होते हैं, ये वाले हैं, इसको बोला जाता है फेफड़े। क्योंकि मानव के अंदर कितने फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी फेफड़ा होता है, यानी कि कितने होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। अब इसको बोला जाता है श्वास नली। क्या बोला जाता है, श्वास नली। और इसको, इसके बाद देखो यहाँ से बट रही है, ये 2 भागों में बट रही है, उसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको, श्वसनी कहते हैं। इसके बाद जो अपने ये यहाँ से ये निकल रहा है, ये छोटे वाले, ये वाले पार्ट्स, इनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम, देखो इसको बोला जाता है श्वसनिका। क्या बोला जाता है, जो ये वाले हिस्से हैं, ये वाले यहां से बना, इसको बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं भाई, श्वसनिका। अब यहां तक एयर आ गई, उसके बाद ये गोल गोल गुब्बारे से आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ये गुब्बारे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, इन गुब्बारों को बोला जाता है कूपिका। क्या बोला जाता है, कूपिका कहते हैं। इसको बोला जाता है एलुवेली, यानी क्या होता है, एलुवेली या फिर कूपिकाएं कहते हैं। अब देखो हमारा श्वसन जिस मार्ग यानी नासिका से और ये एलुवेली यानी कूपिका तक जो आता है, इस सारे मार्ग को बोला जाता है श्वसन मार्ग। क्या कहते हैं इसको, श्वसन मार्ग। तो वायु सबसे पहले प्रवेश करेगी नासिका में, नासिका के बाद जाती है नासिका कपाट में, उसके बाद जाएगी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र, उसके बाद आता है अपना श्वास नली। क्या आता है, श्वास नली आएगा, और उसके बाद आएगी श्वसनी, फिर जाएगा कहां पर, फिर जाएगा अपनी श्वसनिका। जो ये देखो इसके बाद अब तो यहाँ पर ये श्वसनी 2 भागों में बट गई है, तो इस दोनों भागों को तो बोला जाता है श्वसनी, और इसके बाद ये भी भाग अंदर बट रहे हैं, इन भागों को बोला जाता है श्वसनिका। और जो गोल गोल दिख रहे हैं गुब्बारे संरचना, आपको गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है कूपिका। ठीक है, और ये हैं अपने पूरे पूरे फेफड़े। अब इन कूपिकाओं के पास में होती है यहाँ पर रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, और वहां आती है आरबीसी। और आरबीसी क्या करती हैं, आरबीसी करती हैं कि जो अपनी ऑक्सीजन गैस होती है यानी गैसों का आदान प्रदान करती है। कौन, यहां से ऑक्सीजन गैस लेगी, कहां से, मान लो हमारी यहाँ पर रक्त वाहिनियां हैं, और इन रक्त वाहिनियों में हीमोग्लोबिन है और क्या है, आरबीसी है। तो देखो शरीर से जो कोशिकाएं से, कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी वो कौन लेकर आ रहा है, आरबीसी लेकर आ रहा है। अब जैसे यहाँ आरबीसी आएगी और इन कूपिकाओं से क्या होगी,
टच होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को तो इस कूपिकाओं को दे देगी और यहाँ से किसको ले लेगी, ऑक्सीजन को ले लेगी। तो ऑक्सीजन काम में लिया और वापस ब्लड कहां पहुंचा देगा, कोशिकाओं तक। कहां पर पहुंचाएगा, कोशिकाओं तक। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी जो इस मार्ग से वापस हमारे कहां जाएगी, शरीर से बाहर आ जाती है। इस प्रकार से श्वसन तंत्र होता है, यानी कि इस प्रकार से श्वसन का सर्कुलेशन होता है। यानी फिर देखो एक बार, यानी कि कहां पर आया ब्लड श्वसन, कहां पर आया अपना, यानी नासिका, नासिका बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रासनली, श्वसनी और श्वसनिका और उसके बाद आ गया कूपिका। अब इन कूपिकाओं से कहां पर जाएगा, इन कूपिकाओं में ऑक्सीजन आ गई। अब यहां से क्या है, हमें ओनली कौन ले रहा है, कौन लेगा यहाँ पर, आरबीसी। उनको आवश्यकता किसकी है, ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन को लेकर कहां पहुंच जाएंगी, कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगी। और कोशिकाओं से किसको ले आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएंगे और वापस इन कूपिकाओं को दे देंगी। और इन कूपिकाओं के माध्यम से अपनी कहां पर जाएगा, श्वसनिका, उसके बाद जाएगा श्वसनी, श्वासनली और ग्रसनी, नासिका द्वारा शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इस प्रकार से ये 4% बताई थी मैंने, क्योंकि 21% ले रहे हैं और क्या है 17% छोड़ रहे हैं वापस। तो ये 4% ऑक्सीजन है, यहां पर काम में आ गई। कहां पर आ गई, जो इन कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं ने इसका उपयोग कर लिया और उस ऑक्सीजन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया। किसने, कोशिकाओं ने। इसीलिए O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणवायु गैस कहते हैं। किसको, ऑक्सीजन को। क्योंकि ये वाली गैस होती है हमारी, ये वाली गैस होती है, अगर ऑक्सीजन के बिना हम क्या जी नहीं सकते। अब देखो इसके बाद ये नीचे ये वाली लग रहा है, इसको बोला जाता है डायफ्राम। और इसका कार्य होता है, इसका क्या कार्य होता है कि वायु का आदान प्रदान करने का कार्य, यानी अपने डायफ्राम का कार्य होता है वायु का आदान प्रदान। किसका, वायु का आदान प्रदान करना। यानी वायु को आदान प्रदान किस प्रकार से करता है ये देखो। अब यहां पर हमारी देखो, यहां से वायु आई और वायु कहां पर भर गई, इस फेफड़ों में। कहां पर, इस फेफड़े में, इसको बोला जाता है फेफड़े में। अब ये फेफड़े में जैसे ही वायु हुई तो फेफड़ा हमारा फूल गया। क्या हो गया, फूल गया। अब इसको वापस, फेफड़ों में इतनी शक्ति नहीं है कि इस वापस वायु को वापस क्या भेज दे, यानी इस वायु को वापस शरीर से बाहर भेज दे। इसका काम कौन करेगा, ये करेगा कौन, डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जैसे ही ऊपर होगा तो ये फेफड़े क्या हो, सिकुड़ेंगे, दाब लगेगा और दाब लगेगा तो यहां से वायु वापस कहां जाएगी, मार्ग यही आने का, तो शरीर से बाहर जाएगी। यानी कि इस प्रकार से फेफड़े, यहां पर फेफड़े हैं अपने और फेफड़े के नीचे डायफ्राम है। तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर को आएगा, कहां पर, ऊपर को आएगा तो हमारे क्या फेफड़े सिकुड़ेंगे और फेफड़े में जैसे ही दाब लगेगा तो वायु क्या आएगी, शरीर से बाहर निकल के नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगी। और वैसे डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे जाने के बाद वापस हमारी सांस कहां पर चला जाएगा, फेफड़े के अंदर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इस डायफ्राम का कार्य क्या होता है, फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान करने का होता है। देखो एक और कंडीशन होती है, जैसे कि गर्भवती महिला होती है। अब उस महिला के ये है डायफ्राम, डायफ्राम नीचे जाने के लिए जगह नहीं होती। क्या नहीं होती, जगह नहीं, क्योंकि उनका जो अपना पेट होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, उभर जाता है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है। तब बच्चा होता है तो डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ नहीं जाता। तो इस डायफ्राम की कार्य करना बंद कर देगा। तो इस डायफ्राम की जगह फिर कौन कार्य करेगा, जो हमारी ये पसलियां होती हैं, क्या होती हैं, पसलियां होते हैं, ये फिर डायफ्राम का कार्य करती हैं। क्या, अगर बाय चांस कोई बाइक से गिर गया, कहां से, बाइक से, छत से, कहीं से गिर जाता है और उसके कहीं पर भी चोट नहीं आई, लेकिन गलती से क्या डायफ्राम टूट गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, जब डायफ्राम कार्य नहीं करता तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि फेफड़ों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल सके। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल सके। इसलिए डायफ्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, किसमें, श्वसन क्रिया में। ठीक है देखो दोस्तों, जैसे कि अपन, ये है नासिका और ये है मुख। आप नाक को बंद करो तो भी सांस ले सकते हैं, मुंह को बंद करो तो भी आप सांस लेते हैं। इसका मतलब है कि ये दो पाइप है, यहाँ पर ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी होती है, यहाँ तक अपना जो ये पाइप होता है ये एक होता है। देखो जैसे कि अपना यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पार्ट है, मान लो ये वाला नाक है, ये अपनी क्या है, नासिका है, और नासिका से एयर आ रही है, और इसको नासिका को बंद करेंगे तो वायु से भी एयर आएगी, और एयर आने के बाद ये अपने एक स्थान होता है, यहाँ पर क्या एक जगह मिल जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब पढ़ाया था पाचन तंत्र, तो एक इसके अंदर होता है फूड
फूड पाइप का मतलब होता है भोजन मार्ग, यानी कि भोजन को जाने का अलग रास्ता होता है और सांस का जाने का अलग रास्ता होता है। दो पाइप होती है आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे होती है एक दूसरे के, जैसे कि मैं आपको बताता हूं ये पाइप है, तो एक जो पाइप है इसका कार्य तो होता है क्या, श्वसन को, यानी कि वायु को अंदर जाने का। एक पाइप का कार्य होता है भोजन को अंदर जाने का, लेकिन इसके ऊपर एक पाइप ये लगी होती है। तो इस पाइप में दोनों ही आ रहे हैं, क्योंकि हम सांस लेंगे, मुंह से ले रहे हैं तो भी सांस जाएगा, और किससे, नाक से ले रहे हैं तो भी सांस जाता है। तो ये अलग कौन करता है इसको, यानी कि इस पाइप में जाने कौन देता है और इस पाइप में कौन जाने देता है। तो एक होता है एपोग्लॉटिस। क्या होता है, एपोग्लॉटिस होता है, इसका कार्य होता है कि श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग को अलग करने का। क्या होता है, एपोग्लॉटिस होता है जिसका कार्य होता है श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग को अलग करने का। देखो एक ढक्कन नुमा आकृति होती है, मान लो हम कहां से ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है एपोग्लॉटिस। ये है, इसको कहते हैं क्या, एपोग्लॉटिस। अगर इसका, अब देखो इस वाला रास्ता, ये वाला रास्ता बंद कर रखा है, कौन सा वाला, ये वाला रास्ता बंद कर रखा है, इसका मतलब इधर नहीं आएगा। अब हम क्या, ये कौन सा है, ये है वायु का मार्ग और ये किसका है, भोजन का मार्ग। हम अब खाना खा रहे हैं, खाना मुख से खाएंगे तो ये क्या है, मुख है, और ये वाला है नासिका। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये नासिका है और ये मुख है। अब देख मुख से खाना खाएंगे तो मुख से जैसे ही खाना खाया, हमारा बाइट यानी कि टुकड़ा कहां पर आया, यहां पर आ गया। अब इस एपोग्लॉटिस का कार्य होता है कि श्वसन मार्ग को बंद करना। अब ये क्या है, इस श्वसन वाले पाइप को बंद कर देगा तो भोजन किस में चल जाएगा, इस वाले पार्ट में, यानी कि अपने भोजन वाले मार्ग से गुजर जाएगा। अगर ये इसको बंद नहीं करेगा, अगर ये इसको बंद नहीं करेगा तो किस में आ जाएगा, श्वसन मार्ग में, किस में, वायु मार्ग में आ जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये क्या करता है, ये एपोग्लॉटिस इस मार्ग से हटकर इस मार्ग में आ जाता है, कौन से वाले में, इस यानी कि भोजन वाले मार्ग में आ जाता है। और कहां पर चला जाता है, वायु हमारी कहां पर आएगी, वायु मार्ग में आ जाती है। देखो आपने देखा होगा खाना खाने से, यानी खाना खाते समय काफी बार हिचकियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, हिचकियां, जिनको हम बोलते हैं फंदा लगना। क्या कहते हैं हमारे भाषाओं में, फंदा लगना, यानी कि धांसी उठती है, खांसी उठती है। क्यों होती है वो, देखो जैसे ही हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के जाना तो किस पाइप में चाहिए, इस वाले फूड में, यानी फूड पाइप में जाना चाहिए। लेकिन इस एपोग्लॉटिस का क्या है, इतना जल्दी कार्य नहीं कर पाया बेचारा, और इसमें से कुछ कण मुख्य यानी कि भोजन के कुछ कण इस पाइप में आ गए, किस में आ गए, वायु वाले पाइप में आ गए। तो जैसे ही वायु वाले पाइप में आया तो फेफड़ों ने देखा कि इसमें तो एयर की जगह क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है। तो उन्होंने जैसे ही क्या है, जो अपना क्या होता है, वायु होता है, वायु वाले पाइप ने देखा कि भोजन आ गया, तो उसको पता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो वो एकदम से एकदम से क्या करेगा, भींचेगा किसको, फेफड़े को, यानी फेफड़ों में क्या आएगा, प्रेशर आएगा और प्रेशर ऊपर की ओर फेंकेगा, और जिस ऊपर की ओर फेंकेगा तो ये भोजन कहां जाएगा, वापस किस में चले जाएगा, अपने इस मार्ग में चला जाएगा। यानी यहाँ पे आने के बाद भोजन वापस यहाँ जाता है। तो जब तक भोजन यहाँ पे रहेगा कोई कण, तब तक हमारे क्या होते हैं, हिचकियां और खांसियां आने लगती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हिचकियां और खांसियां आती हैं। आज आप समझ गए होंगे क्यों हिचकियां आती हैं और क्यों खांसियां होती हैं। यानी कि अपना जो भोजन का कोई कण होता है, अगर वो वायु वाले मार्ग में चला जाएगा तो उस मार्ग में क्या होते हैं, जैसे ही हवा वापस करे, यानी उसको बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगाएगा, उस कण को बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगने के बाद हमारा भोजन कहां चल जाएगा, वापस कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद ये एपोग्लॉटिस वापस बंद हो गए, अपने भोजन मार्ग में चला जाएगा। इसलिए हिचकियां और खांसियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक